नमस्ते। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं और एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे एक बार ज़रूर देखें। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में। देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो प्रस्तावना का शुरुआत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले मुख्य बातों का संकलन है। क्या है? तो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले मुख्य मुद्दों का संकलन है या फिर संक्षिप्त रूप है। तो ये क्या है? ये उद्देश्य प्रस्ताव है। इसे सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पेश किया था। किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह सवाल पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? इसमें कौन कौन से बातों का वर्णन किया गया है? तो इसमें मुख्य रूप से 6 बातों का वर्णन किया गया था। इसे पॉइंट के रूप में देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 इसमें है, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा तथा यह अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। पहले नंबर में दिया गया है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा तथा अपने संविधान का निर्माण स्वयं करेगा। दूसरा है, भारतीय संघ में वे सभी शामिल हो सकेंगे जो देशी रियासत के अंतर्गत आते हो, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत शासित प्रांतों से हो तथा इन दोनों से बाहर के क्षेत्र जो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हो। ये दूसरे नंबर में था। तीसरा नंबर में है, भारत के नागरिक का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पद, अवसर एवं कानून की समानता। कौन कौन से न्याय है? तो भारत के लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक न्याय नहीं है। तो तीसरे नंबर, भारत के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पद, अवसर तथा कानून के समक्ष समानता, विचार तथा अभिव्यक्ति, भ्रमण तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता सुनिश्चित की जाएगी। तो ये तीसरे पॉइंट में था। चौथे में, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इसका वर्णन चौथे में था। क्या था? तो भारत के लोगों, विशेषकर अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लोगों सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। पॉइंट नंबर 4 इसमें क्या है? इसमें दिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों में निहित होगी। ये पॉइंट नंबर 5 था। अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों में निहित होगी। अगला है पॉइंट नंबर 6। इसमें क्या है? इसमें दिया गया है कि भारत के संपूर्ण शक्तियों एवं प्राधिकार जनता में निहित होगी। अर्थात भारत के संपूर्ण शक्तियों का एवं प्राधिकार जनता में निहित होगी। तो इन सभी का वर्णन हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में था और इसी के आधार पर हमारे संविधान की संरचना तथा प्रस्तावना का निर्माण हुआ है। उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के मूल ढांचे का वर्णन मिलता है। तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव के कारण प्रस्तावना का निर्माण हुआ, इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना हमारे मूल संविधान का पार्ट नहीं था, इसे बाद में शामिल किया गया है।
तो देख लेते हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना आपको कंठस्थ रूप से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सब सीरियली पूछ दिए जाते हैं, या फिर इसमें एक अगला ऑप्शन मिला करके पूछ दिया जाता है, जो कि गलत हो जाता है, उस समय कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो प्रस्तावना क्या है हम देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अपने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। यह हो गया प्रस्तावना। इसमें जो दिया गया है न्याय, स्वतंत्रता, ये अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो कौन कौन से न्याय हैं? तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ध्यान दीजिएगा, इसमें धार्मिक न्याय नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें ऑप्शन में धार्मिक न्याय रहता है, जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज करते हैं और गलत करके आते हैं, तो ध्यान रखें। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का चर्चा किया गया है। और स्वतंत्रता कौन कौन से हैं? तो स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता का है। ध्यान दीजिएगा, इससे अगला फिर दे न दे, या फिर ऑप्शन रहेगा 3, 4 या 5, उसमें से 4 ठो बाहर का रहेगा और एक इन सारे स्वतंत्रता में से रहेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो स्वतंत्रता है कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, इसका वर्णन किया गया है। अच्छा, स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता है ये शब्द कहाँ से लिया गया है? तो इसे फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस की क्रांति के 3 प्रमुख शब्द कौन कौन से थे? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वहीं से इन शब्दों को लिया गया है। अर्थात समानता जो है, लोगों के बीच जो समानता होनी चाहिए, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। उसी तरह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये इसे रूस के संविधान से लिया गया है। रूस की क्रांति में इस शब्द का प्रमुख योगदान था। तो ये हो गया। आगे कुछ वर्ड हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे संविधान के प्रस्तावना में इन सभी शब्दों का वर्णन किया गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक तथा वैदेशिक मामले में किसी भी विषय पर खुद निर्णय लेगा, किसी बाह्य शक्ति के दबाव में नहीं आएगा। यही है प्रभुत्व संपन्न। आंतरिक मामला क्या हो गया? आंतरिक मामला जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक मामला हो गए। बाह्य मामला क्या हो गया? तो शत्रु, मित्र, संधि, इस सभी के बारे में उल्लेख दिया, ये हो गया बाह्य मामला। अगला है समाजवादी। इसमें क्या है? तो हमारे समाज में जितने भी रिसोर्स हैं और उससे जो आउटपुट होता है, इन सभी का समान रूप से वितरण किया जाएगा। लोकतंत्रात्मक समाजवाद की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लोकतंत्रात्मक समाजवाद का उल्लेख किसने किया? तो ये
पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिया गया है। अगला है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि राज्य का कोई अपना खास धर्म नहीं है, राज्य में सभी धर्मों का समान अधिकार है। पंथ निरपेक्ष इसका मतलब यही है, किसी खास धर्म को प्रमुखता नहीं दिया गया है, सभी धर्मों का समान रूप से अधिकार दिया गया है। तथा ये आज़ादी हम लोग कहाँ मिली है? तो मूल अधिकार के तहत मिली हुई है, धार्मिक स्वतंत्रता का। जब मूल अधिकार आएगा तो फिर पढ़ेंगे। अगला है लोकतंत्रात्मक। इसमें क्या है? तो लोकतंत्र अर्थात हमारे भारत का जो शासन है, शासन चलाने के लिए जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, MP, MLA, मंत्री जो भी हैं, इन सभी का चुनाव होगा, न कि इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो यही इनका चुनाव भारत की जनता के द्वारा किया जाता है। तो यही है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्या है? तो इसका मतलब है कि हमारे देश के जो राज प्रमुख हैं, इनका चुनाव किया जाता है, न कि किसी वंश के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये गणराज्य है। पंथ निरपेक्ष जो है, पंथ निरपेक्ष का वर्णन हमारे मूल संविधान में नहीं था। इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया है। और 3 शब्द हैं, वो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इन तीनों शब्दों को ध्यान रखिएगा। कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द। ये हमारे मूल संविधान का नहीं है, मूल प्रस्तावना में इसका वर्णन नहीं था। इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया है। एक बार फिर से प्रस्तावना देख लेते हैं। क्या है प्रस्तावना? है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपको कंठस्थ रूप से याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो न्याय दिए गए हैं, स्वतंत्रता दिए गए हैं, समानता, बंधुत्व, इसके ये पूछ दिए जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।